जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे आधुनिक भारत इतिहास की 4 चैप्टर्स के ऊपर। और उन 4 चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको हम टेस्ट के माध्यम से देखेंगे। और अगर कोई प्रश्न छूटता है तो हम अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम यूरोपियन कंपनियां जो भारत में आई थी उनसे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। फिर हम बात करेंगे जो प्रिंसली स्टेट थे यानी क्षेत्रीय जो राज्य थे उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। फिर हम सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार से संबंधित जो आंदोलन थे उनसे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट आज का जो चैप्टर होगा वो होगा उपनाम, कथन और पुस्तकें। तो इन 4 चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप तैयार रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर यूरोपियन कंपनियों से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखें, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम। देखिए ये टेस्ट के रूप में है तो आप कमेंट में जवाब देते रहेंगे जिससे पता चले लास्ट तक आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और कितनी आपसे त्रुटि हुई है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूरत। दोस्तों सूरत में इन्होंने 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बस्ती है जो फ्रेंच बस्ती नहीं बन पाई थी, वो कौन सी थी, वो थी गोवा, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे 1510 में, ठीक है, गोवा पे पुर्तगालियों ने विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। और उसके बाद से गोवा उनके कंट्रोल में रहा। बाद में पुर्तगालियों ने क्या किया, अंग्रेजों को दहेज स्वरूप दे दिया था, ठीक है। तो हम उसको डिटेल में देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन टेस्ट लगाइए। प्रश्न नंबर 4 के रूप में आपके सामने एक प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कासिम बाजार में, ठीक है। तो 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में, बात हो रही है बंगाल में किस स्थान पर, तो बंगाल में कासिम बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। कब दी गई थी, 1651 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी, किस यूरोपीय कंपनी या यूरोपियंस ने की थी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगालियों ने। तो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो दोस्तों ये कोई और नहीं, ये सिर्फ गोवा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखें। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या पूछा रहा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो आप बताएं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1664 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 पे, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपने व्यापार को फैलाया और प्रभावित किया। तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में गए भी पुर्तगाली थे, ठीक है। आए कब थे, 1498 में, ठीक है। और गए कब बताएं, 1961 में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा ने, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बार्थोलोमियो डियाज आया था, वो वापस चला गया था 1489 में ही, कहाँ से, केप गुड होप से, ठीक है। लेकिन जो वास्को डी गामा है ये जैसे साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका देश के जो लास्ट पिक पॉइंट है उसको केप गुड होप बोलते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको हिंद महासागर में ऐसे ये रास्ता से पकड़ के चले और यहाँ पे अपना भारत, यहाँ पे केरल के तट पर ये पहुँचाए थे, ठीक है, केरल में कोच्चि में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, कौन थे। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, अल्बुकर्क, ठीक है।
तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है, क्योंकि इसने ही गोवा को राजधानी बनाई और उसके बाद इसने बहुत सारी चीज़ें करी, परमिट सिस्टम इसने लागू किया और पुर्तगालियों में जो पुरुष थे उन्हें हिंदू महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रेरित किया, जो भी उस समय विडोज थी यानी कि विधवा महिलाएं थी। ठीक है, तो उनसे एक तरह से मतलब शादी का संबंध, जैसे कि यहाँ पे उन्हें मतलब दामाद की तरह पूजा जाए, उन्हें खदेड़ा ना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए, तो इस उद्देश्य से इसने बहुत सारी चीज़ें करी थी, इसलिए इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। अब चलिए हम अगले चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अभी आप ये सोचें कि जो यूरोपियन का आगमन था, ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं। बस ये है कि आज जो आपका इंटेंशन है कि 4 चैप्टर के टेस्ट लगाना, तो ये 4 चैप्टर के टेस्ट हैं। ठीक है, हम पार्ट वाइज फिर से अन्य प्रश्नों को भी इंक्लूड करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे। अब क्षेत्रीय राज्यों से रिलेटेड प्रश्न देखिए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, तो आप याद रखेंगे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है, जिसको हम ट्री ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गुरु गोविंद सिंह ने। आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको ना पता हो तो आज से आप याद रखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस त्यौहार पर जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना 300 वर्ष पहले की गई थी। ठीक है, इसीलिए इस डेट पे क्या होता है, वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो अब तो आपको पता चल गया। प्रश्न नंबर 14 देखें। सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी कि मिलिट्री सेक्ट में अगर खालसा का प्रवर्तन किसने किया? तो दोस्तों आप बताएं। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गोविंद सिंह ने। ठीक है, तो गोविंद सिंह का नाम आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तलवंडी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी था। प्रश्न नंबर 16 देखें क्या है। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? दोस्तों जो राजनैतिक राजधानी थी वो लाहौर थी, लेकिन उनकी धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो इनकी अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। याद रखेंगे किनकी? राजा रणजीत सिंह की। प्रश्न नंबर 17 देखें क्या है। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो दोस्तों ये विलियम बेंटिक और जो राजा रणजीत सिंह थे उनके बीच में थोड़ी मैत्री संबंध थी, और विलियम बेंटिक ने ही इनका अगर बात करें तो रोपड़ में बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। प्रश्न नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मोहम्मद शाह ने। ठीक है, तो सैयद भाइयों को गिराने का कार्य किसने किया? मोहम्मद शाह ने। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, करनाल में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नादिर शाह ने मुगल सम्राट को, ठीक है, जो मोहम्मद शाह है उसको करनाल में पराजित किया था, आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो याद रखेंगे कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस की बहुत सारी महत्ता है। ठीक है, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। हाँ, हरामी तो था लेकिन अच्छे काम भी किए हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देखें क्या है। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1849 ईस्वी में। ठीक है, तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप वन लीनियर क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल में बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपका एक तरह से टेस्ट भी हो जा रहा है और आपका रिविजन भी है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है,
अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो मैंने इसकी विशेषता बताई थी और इसी को वास्तविक संस्थापक कहते हैं पुर्तगालियों का, ये भी मैंने आपको बताया था। प्रश्न नंबर 23 देखें क्या है। अधोलिखित देशों में इंडोनेशिया किसका नगर था? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डचों का। ठीक है, तो डच विशेषकर कहाँ पे? इंडोनेशिया में जाके बसे थे, मसालों का व्यापार करने के लिए वो आए थे और विशेषकर वो इंडोनेशिया क्षेत्र में बसे हुए थे, तो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 24 देखें। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वांडीवास की लड़ाई में। वांडीवास कहाँ पे है? तमिलनाडु में एक क्षेत्र है। आप हमें बताएंगे वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? 1759 में हुई थी या फिर 1762 में हुई थी, या फिर देखिए 1759, 1762, उसके बाद 1763। ठीक है, और एक ऑप्शन ले लीजिए नन। ठीक है, इनमें से एक सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके आप हमें इसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू के ऊपर, और ये चैप्टर है हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायनासोर है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसको हम छोड़ देंगे और ये आपके पास जाएगा, फिर पूछेगा आपने कितने ध्यान से पढ़ाई करा है ना। तो सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध। याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विवेकानंद ने की थी। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या है। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, महात्मा गांधी जी ने। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के ऊपर। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बाद में दोस्तों यही जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है, पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 29, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राजा राम मोहन राय को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार में अपना भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नए भारत का पैगंबर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, मैंने बताया आपको इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे सामाजिक सुधार में। जैसे मान लीजिए समाज में जो भी कुप्रथाएं थी, ठीक है, जैसे विधवा विवाह, सती प्रथा, इन सभी और बाल विवाह, इन सभी के विरुद्ध ये बात करते थे, इसलिए ये बड़ा प्रसिद्ध हुए। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आत्मा रामा पांडुरंगा। ठीक है, याद रखेंगे, नाम तो याद रखिएगा, आत्मा रामा पांडुरंगा प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है, प्रार्थना आत्मा से किया जाता है, अब आपको याद रहेगा। प्रश्न नंबर 32 देखें। निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? दोस्तों अभी जिनके बारे में बात हो रही थी वही राइट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है, और इसमें विलियम बेंटिक का भी योगदान था, तो आप याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे सती की जो कुप्रथाएं थी, ठीक है, तो इसके विरुद्ध विशेषकर। तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से हमने कितने प्रश्न कर लिए? 33 प्रश्न, और अभी भी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो बोर नहीं होना है और पूरा रिवाइज करना है। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका कारण क्या था? जैसे कैमुनल अवार्ड आया था ना 1932 में, उसी को ये बात उसी की हो रही है, सांप्रदायिक पुरस्कार। ठीक है, तो इसका विरोध क्यों किया था? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा ये। ठीक है, तो इसमें इसलिए जैसे महिला और दलित वर्ग के लिए भी अलग से एक तरह से निर्वाचन का प्रावधान कर रहे थे अंग्रेज वाले। जैसे पहले हुआ था ना 1909 में, पहले मुस्लिमों को मिल गया अलग से अपने प्रतिनिधि चुनने का। उसके बाद से अगर बात करें 1919 में मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, उसमें 5 कम्युनिटी को, ठीक है, उसमें बौद्ध, उसके बाद सिख, जैन, और उसके बाद क्या बोलते हैं एंग्लो यूरोपियंस, ठीक है,
और मुस्लिम, इन सबको अलग अलग से राइट मिल गया था कि अब आप लोग अलग से अपने प्रतिनिधि का चुनाव आप लोग स्पेशली वोट करके करेंगे, ठीक है। तो उसी में आगे एक कदम और बढ़ा कि दलित वर्ग और फिर महिला वर्ग के लिए भी, तो वही था सांप्रदायिक पुरस्कार, ठीक है। तो इसके विरुद्ध में खड़े हुए थे क्योंकि इसमें हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न हो जाता, ठीक है, और आंदोलन हम कर नहीं पाते अच्छे से। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स आयोग ने, ठीक है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या है, सर्वोदय का आशय क्या है? दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है सी, ठीक है। इसका आशय है सबका उत्थान, सर्वोदय। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 37 पे। बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सर विलियम जोन्स थे, ठीक है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 38 देखें क्या है, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केवल उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था, इसलिए ज़्यादा कुछ रिफॉर्म हो नहीं पाया, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो आपसे प्रश्न बन रहा है किस वायसराय के प्रभुत्व में? दोस्तों प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड कर्जन के, ठीक है। तो आप याद रखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के जब वो वायसराय थे तो उनके प्रभुत्व में पारित किया गया था। इस तरह से हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब चौथा चैप्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज़्यादा प्रश्न हम इसी से देखेंगे, है क्या ये? उपनाम, कथन और पुस्तकें, ठीक है। और फिर से ये आपका छोटा क्यूट सा डायनासोर आ चुका है आपको जगाने के लिए, ठीक है। तो जाग जाइए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए और लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। आपने सुना होगा एक मोटिवेशनल कोट स्वामी विवेकानंद जी का, उठो, ठीक है, जागो, उठो और तब तक चलो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा, सुख चैन को त्यागो तुम जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कम रेस्ट कीजिए, थोड़ा कम सोइए, है ना। जब आप पा जाएंगे मंजिल उसके बाद सोइए खूब, दिन रात जितना सोना है ना। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नरसिंह मेहता जी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे उपनाम, कथन और पुस्तकों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 41 देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है, वीडी सावरकर जी की पुस्तक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 देखें क्या है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी के मेंस में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि क्या साधन और साध्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? क्या साध्य की पवित्रता होनी आवश्यक है? तो दोस्तों एथिक्स में क्वेश्चन बना था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल गया है, ठीक है। तो अच्छी बात है, इसमें महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 पे, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सरोजनी नायडू जी को भारत कोकिला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 देखें क्या है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वल्लभ भाई पटेल जी को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 45 देखें क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दादा भाई नौरोजी ने किया था, आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 पे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों वो कोई और नहीं, दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, देखिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं दादा भाई नौरोजी ने, तो इनकी जो महत्ता है उसको भूलना नहीं है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, भारत से ब्रिटेन की ओर जो संपत्ति का अपवहन था, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ का थियरी भी कहते हैं, ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों कोई और नहीं, ये भी दादा भाई नौरोजी का ही स्टेटमेंट है, ठीक है।
कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे किसी भी बात के लिए पैसे खर्च करते थे, पेन के लिए पैसे खर्च करते थे, और वो सभी भारत के राजकोष के ऊपर प्रभाव डालता था। ठीक है, भारत की संपत्ति के ऊपर प्रभाव डालता था, और वो सारी चीज़ें अंग्रेज जा रही थी, ठीक है, यानी ब्रिटेन में जा रही थी। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी का एक मतलब रिपोर्ट आया, ठीक है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट यही डाला था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 पे। गांधी को माना जाता है, तो दोस्तों गांधी जी को क्या माना जाता है? इनको मानने वाले दार्शनिक और राजकतावादी मानते हैं। क्या? दार्शनिक और राजकतावादी। प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, और इसी पुस्तक में आपको क्या मिलता है? कमेंट कीजिए जल्दी से, मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें इसका। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। महात्मा गांधी इनको अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी थी? किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। प्रश्न नंबर 51 के ऊपर बात करते हैं। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो दोस्तों ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन पर, और लास्ट में उनका एक स्टेटमेंट था, करो या मरो। ठीक है, तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, आप याद रखेंगे, डू और डाई, है ना। प्रश्न नंबर 53 देखिए क्या है। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे बनता है कि वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, तो ये किनका स्टेटमेंट है? प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा था, मतलब इनके द्वारा कहा गया था कि वेदों की ओर लौट चलो। प्रश्न नंबर 54 देखिए। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? दोस्तों प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। प्रश्न नंबर 55 देखें क्या है। सिखों की पवित्र पुस्तक, ठीक है, एक मिनट, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? दोस्तों प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न नंबर 56 देखिए क्या है। पिछले शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दोस्तों पिछली शताब्दी में अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 56 में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या किया था, कौन सा प्रयास किया था? दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके असादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों का रक्षा करना। ठीक है, तो यही किया था उन्होंने, आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 पे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। ठीक है, तो ये एक उर्दू साप्ताहिक था अल हिलाल। अब किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बला की स्थापना करी उन्होंने। ठीक है, तो कब करी ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1913 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 देखें क्या है। देश बंधु की उपाधि किससे मतलब संबंधित है? किनको मिला था देश बंधु की उपाधि? प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिया दास जी को। ठीक है, तो सिया दास जी को देश बंधु की उपाधि मिली थी। प्रश्न नंबर 59 देखिए क्या है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किनका है? प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकमान्य तिलक जी का। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 देखिए क्या है। यंग इंडिया और हरिजन का जो मतलब संपादक हैं वो कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी ही थे। प्रश्न नंबर 61 देखिए क्या है। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में ये आपको देखने को मिल जाता है। प्रश्न नंबर 62, फ्रंटियर गांधी के पद से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार को ही क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी, यानी सीमांत गांधी। प्रश्न नंबर 63 देखिए। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? दोस्तों प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स। ठीक है, तो लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स।
ठीक है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? प्रश्न नंबर 64 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा था सारे जहां से अच्छा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों द होली फैमिली। ठीक है, तो इसमें बाकी जो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, हरिजन, हिंद स्वराज, ये सभी महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। द होली फैमिली इनकी रचना नहीं है। किन की रचना है आप कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 66 देखिए क्या है। भारत में प्रकाशित होने वाली प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? दोस्तों प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, द बंगाल गजट। ठीक है, तो का नाम था क्या था, ये प्रश्न बन रहा है। प्रश्न नंबर 67 देखिए, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा? प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 68 थोड़ा सा डिटेल में है, आपसे मिलान करने की बात कही जा रही है और ऑप्शन चूज करने की बात की जा रही है। तो खान अब्दुल गफ्फार को क्या बोलते हैं दोस्तों? सीमांत गांधी, ये तो आपको पता है। दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं, बताएं, भारत का भव्य वृद्ध पुरुष। ठीक है, तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना। मोहनदास करमचंद जी को महात्मा बोलते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो इस तरह से ए का 2, बी का 3 और सी का 1, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस प्रश्न को कर सकते थे। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देखें आप। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों प्रश्न नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारत भाग्य विधाता के नाम से। प्रश्न नंबर देखिए, इस तरह से हमने कितने प्रश्न देख लिए? 69 प्रश्न हमने देख लिया है। ठीक है, और आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। हमारे 4 चैप्टर के टेस्ट हो गए हैं। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसके लिए आप हमसे जुड़ जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दिया करें। ठीक है, कंजूसी ना किया करें। चले, अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।